नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में बताने वाला हूं और मैं इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दूंगा, इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि इसकी पूरी जानकारी आपको मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो कभी ना भूलें। ये कंपनी 1999 में पीएनसी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेट हुई और 2015 में आईपीओ के थ्रू ये बीएसई और एनएसई में लिस्ट हुई। इस कंपनी के मेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ब्रिजेस, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन लाइन, एयरपोर्ट रनवे कंस्ट्रक्ट करना और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट करना है। ये कंपनी एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन सॉल्यूशन देती है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मतलब ईपीसी, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर डीबीएफओटी, ऑपरेट, मेंटेन, ट्रांसफर ओएमटी और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एचएएम शामिल हैं। इस कंपनी ने अब तक 70 मेजर प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और ये 16 स्टेट में काम करती है। 70 प्रोजेक्ट्स में 47 प्रोजेक्ट तो इनके रोड ईपीसी प्रोजेक्ट हैं और 23 प्रोजेक्ट जो है वो अंडर एग्जीक्यूशन है और इनके जो क्लाइंटेल हैं वो 11 हैं। मार्च 31 2021 तक इनके पास 11,600 करोड़ से भी ज्यादा का ऑर्डर बुक था। इस कंपनी के पास अपनी इक्विपमेंट बैंक है, अपनी क्वारीज है। तो जब किसी कंपनी के पास अपनी मॉडर्न इक्विपमेंट की फ्लीट होती है तो वो अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत टाइमली और बहुत कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ कंप्लीट कर पाते हैं। उसी तरह इस कंपनी की अपनी क्वेरीज है, तो इनको रॉ मटेरियल भी काफी कम दाम पर, बहुत सस्ते प्राइस पर और बहुत टाइमली मिल जाता है और इस वजह से ये अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत ही टाइमली एग्जीक्यूट कर पाती है और इनका कॉस्ट भी कम पड़ता है। इस कंपनी के पास अपना इन हाउस डिजाइन है और अपना ही इन हाउस कंस्ट्रक्शन भी है। तो इन सारे बातों का इस कंपनी को काफी अच्छा फायदा होता है। इस कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 800 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है और इनके पास फ्लीट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मशीनरी है। इस वजह से ये कंपनी एक साल में 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखती है। अब चलिए मैं आपको इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में बता दूं। तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कई सारे सेक्टर और सब सेक्टर हैं, जिसमें रोड, रेलवे, पोर्ट, पावर, टेलीकॉम, इरिगेशन इंक्लूड हैं। एज पर क्रिसिल रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट फाइनेंशियल ईयर 15 से 19 तक 17.93 ट्रिलियन रुपीस का था, जिसमें से जो रोड सेक्टर है वो 8.7 ट्रिलियन रुपीस का है, जो इसका 48.5% है। वो एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन देता है। और जो इस सेक्टर के बाद है वो है इरिगेशन सेक्टर, जो 2.9 ट्रिलियन वैल्यू है और जो इसका 16.1% होता है। तो आप सोच सकते हैं कि रोड सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का कितना बड़ा पार्ट है और इसमें कितना ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है। अब अगर हम लोग एयरपोर्ट सेक्टर को देखें तो सिविल एविएशन इंडस्ट्री एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के रूप में इमर्ज हुई है और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट हो चुका है पूरे दुनिया का। और ये फोरकास्ट है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये यूके को भी ओवरटेक कर थर्ड लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट बन जाएगा 2024 तक। तो आप एयरपोर्ट सेक्टर में भी ग्रोथ को आप सोच सकते हैं कि ये कितना हो सकता है और ये कंपनी एयरपोर्ट सेक्टर में भी काफी अच्छा काम करती है। तो इससे भी इस कंपनी में काफी अच्छा ग्रोथ हो सकता है और इस कंपनी को अच्छा खासा बिजनेस भी मिल सकता है। इस कंपनी का अगर सेगमेंट वाइज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें फाइनेंशियल ईयर 21 का, तो ईपीसी से ये 84% आता है और टोल और यूनिट्यू से 16% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी तक तो मैंने सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग की काफी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। लेकिन सरकार इसके लिए काफी अच्छा काम कर रही है। एक डेट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इस इंस्टीट्यूशन को कैपिटलाइज करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किया जाएगा और 3 सालों में इस डीएफआई का लेंडिंग पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ करने की उम्मीद है।
तो इस तरह से सरकार ये जो प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को, इसको दूर करने के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। इस कंपनी के क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है, मतलब दूसरे तिमाही फाइनेंशियल ईयर 2022 का। और अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो 44% का ग्रोथ हुआ है। एबिटा का ग्रोथ ईयर ऑन बेसिस पर 20% हुआ है और पैट का 68%। उसी तरह अगर हाफ ईयरली रेवेन्यू को देखें तो उसमें 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुआ है, एबिटा में 23% और पैट में 46% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुआ है। अगर हम लोग मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 2 में एबिटा का मार्जिन 20.3% है, जो पिछले क्वार्टर में 24.8% था और प्रीवियस ईयर के इसी क्वार्टर में 24.4% था। मतलब एबिटा के मार्जिन पे तो थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इनपुट मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाने के कारण इस क्वार्टर के एबिटा के मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई है। उसी तरह पैट का मार्जिन देखें तो इस क्वार्टर मतलब क्वार्टर 2 में 7.3% है, पिछले क्वार्टर में ये 8.1% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में 6.4% है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ी गिरावट आई है। उसी तरह अगर हाफ ईयरली देखें तो एबिटा का मार्जिन 22.3% है, जो प्रीवियस ईयर के H1 में 25.2% था। मतलब एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हाफ ईयरली भी देखें तो थोड़ी गिरावट आई है। और अगर पैट मार्जिन को देखें तो इस हाफ ईयर में 7.7% है, जो प्रीवियस ईयर के H1 में 7.3% था। तो पैट तो थोड़ा बढ़ा ही है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस कंपनी का मार्केट कैप 7,822 करोड़ का है और करंट स्टॉक पी 13.6 है, इंडस्ट्रियल पी 37.3 है और 5 इयर्स पी देखें तो 13.3 है। तो ये कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से काफी अच्छी लग रही है। इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू भी 2.37 है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी अच्छा है। अगर डेट इक्विटी देखें तो 1.35 है, इस कंपनी में थोड़ा डेट है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 3.11 है, जो काफी अच्छा है। इसका मतलब ये कंपनी अपने डेट को इजीली सर्विस कर पा रही है, उससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट है उसको टाइमली अच्छे से पे कर पा रही है। इस कंपनी का करंट रेशियो 2.04 है और क्विक रेशियो 1.77 है। मतलब ये करंट लायबिलिटी को भी पे करने में पूरी तरह से सक्षम है। अगर हम लोग इसके प्राइस चार्ट को देखें तो आप देखिए ये 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर 56.07% होल्ड करते हैं, एफआईआई और डीआईज इन्वेस्टेड हैं और जनरल पब्लिक के पास 4.03% ही है। अब चलिए मैं इस कंपनी के चार्ट के बारे में बताता हूं। तो आप देखिए ये कंपनी 304 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और 300 रुपया का एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी है। अगर हम लोग इसके एमएससीडी इंडिकेटर को देखें तो यहाँ कोई भी पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं है। एमएससीडी की लाइन अपने सिग्नल लाइन को क्रॉस कर निगेटिव डायरेक्शन में ही जा रही है। और अगर हम लोग आरएसआई इंडिकेटर को देखें तो उसमें भी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है, वो 30 के आसपास ही है। अगर मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो मैं लॉन्ग टर्म के पर्पज से करूंगा, मतलब मेरा जो टाइम होरिजन होगा वो लगभग 9 से 12 महीने का होगा और जो मुझे टारगेट यहाँ दिख रहा है वो 400 रुपए के आसपास है। इस शेयर में मेरी कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें तभी इसमें इन्वेस्ट करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप अवश्य लाइक करें और अगर आपके मन में कोई भी दुविधा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।